जून 1998 के एंड में जाकर मुझे गुरुजी के दर्शन पाने का सौभाग्य मिला। दरअसल मेरे मामा जी गुरुजी के बारे में और उनके चमत्कारों के बारे में मुझे बताते ही रहते थे। अब मामा जी को हार्ट प्रॉब्लम थी और उनके डॉक्टर ने उन्हें बाईपास सर्जरी की सलाह दी थी। जब मामा जी इस बाईपास सर्जरी के लिए मेंटली प्रिपेयर हुए तो उन्होंने गुरुजी के पास जाकर उनकी ब्लेसिंग पाने की सोची। जब गुरुजी के पास वो पहुंचे तो गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में बिठा लिया और कहा कि मेरे पैर दबाओ। माँ जी चुपचाप बैठकर उनकी सेवा में लगे रहे। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उनकी हेल्थ के बारे में उनसे पूछा तो मामा जी ने उन्हें बताया उनकी ऑनकमिंग सर्जरी के बारे में। गुरुजी ने हंसते हुए उनसे कहा, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे ऑपरेशन कराने की, मैं तो तेरा बाईपास पहले ही कर चुका हूँ। मामा जी की बहुत आस्था थी गुरुजी में, लेकिन फिर भी इस बात पर यकीन कर पाना उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हुए कि गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया था उन्हें। अगले दिन सुबह मामा जी अपने प्री ऑपरेशन टेस्टों के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने उन्हें कुछ टेस्ट बताए और वो उन्होंने करवा दिए। लेकिन जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर इतना हैरान हो गया कि उन्हें लगा कि शायद ये रिपोर्ट्स ही गलत हैं। तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि कहीं और से भी करवा के आएं। तो मामा जी ने डॉक्टर के कहे अनुसार किसी दूसरे सेंटर से जाके अपने टेस्ट करवाए, लेकिन वहाँ की भी रिपोर्ट सेम निकल आई। डॉक्टर बिल्कुल दंग रह गया और यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तब मामा जी ने उन्हें अपने गुरुजी के बारे में और कल गुरुजी के साथ क्या हुआ वो सब बताया। मामा जी की ये सब बातें सुनकर मेरे मन में बहुत इच्छा हो रही थी गुरुजी से मिलने की, लेकिन मैं चाहते हुए भी उनके दर्शन नहीं कर सकता था क्योंकि उन दिनों मैं श्रीनगर में पोस्टेड था और सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए कभी कभी दिल्ली आया करता था। एक बार इसी तरह मैं दिल्ली आया हुआ था तो मामा जी ने बताया कि गुरुजी आजकल दिल्ली आए हुए हैं और हम उनके दर्शन के लिए जा सकते हैं। मैं बहुत खुशी खुशी उनके साथ चल दिया और हम गुरुजी के एम्पायर एस्टेट वाले मंदिर एक दिन चले गए। वहाँ पहुँचते में काफ़ी लेट हो चुके थे और लंगर चल रहा था, तो हमें लंगर के लिए बिठा दिया गया। गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कमरे में गए हुए थे। थोड़ी देर हुई, गुरुजी हॉल में वापस आ गए। वो पहली बार जो मैंने उन्हें देखा, काले रंग का कुर्ता पहना हुआ और ग्रेसफुली हॉल में चले आ रहे हैं। वो दृश्य मेरे दिमाग में आज भी बहुत बहुत गहराई से मौजूद है। मेरे मामा जी को देखते हुए उन्होंने अपने पास बुलाया और उन्होंने देखा कि मैं पहली बार आया हूँ तो मेरे बारे में पूछा। मामा जी ने उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। गुरुजी ने मुझे अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए न्योता दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन जब मैं अपनी दिल्ली वाली ब्रांच ऑफिस में पहुंचा तो मुझे खबर मिली कि मुझे इमीडिएटली वापस श्रीनगर ऑफिस जाना है, क्योंकि वहाँ पर किसी कस्टमर ने एक कंप्लेन कर दी है और केस दर्ज कर दिया है, तो मुझे वापस जाना पड़ा। मैं बहुत दुखी हो गया कि मैं गुरुजी का बर्थडे फंक्शन अटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन काम ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए वहाँ से श्रीनगर आ गया। मैं दुखी तो था ही कि मुझे वापस श्रीनगर जाना पड़ा है, लेकिन मन में एक विश्वास सा था कि जो भी है वो गुरुजी की नज़र में हो रहा है और गुरुजी सब ठीक करेंगे। पहले जब जब इस तरह के केसेस होते थे तो मुझे कभी सफलता नहीं मिलती थी। हम हमेशा उस केस को हार जाया करते थे, लेकिन अब की बार मुझे ऐसा लगता था कि मैंने एक ऐसे सहारे को पकड़ रखा है जो मुझे हारने नहीं देगा। और जब जब थोड़ी सी भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट होने लगती थी मैं गुरुजी को याद कर लेता था। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। करीब 1 महीने के बाद उसी कस्टमर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और वहाँ से मेरे सामने ही मेरी कंपनी में फ़ोन किया और बेहतरीन सर्विस के लिए उन्हें थैंक यू कहा। नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो गिव मी एन एप्रिसिएशन लेटर।
सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे पता था कि इसके पीछे किसका हाथ है। श्रीनगर का काम निपटते ही मैं वापस दिल्ली लौट आया, इस उम्मीद में कि गुरुजी से मुलाकात होगी। जब मैं वापस आया तो पता चला कि मेरा परिवार गुरुजी की बर्थडे सेलिब्रेशन अटेंड कर चुका था। उन्होंने मुझे बहुत एक्साइटेडली बताया वहाँ के अपने एक्सपीरियंस को, और बताया कि वहाँ कितनी हज़ारों में दुनिया आई थी और कितने लोगों ने अपनी ब्लेसिंग्स के सत्संग शेयर किए थे। वो सारे सत्संग सुन के मेरे मन में ख्याल आया कि क्या गुरुजी हमें संतान का आशीर्वाद देंगे। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक संतान की ब्लेसिंग नहीं मिली थी हमें। मेरे मामा जी ने सलाह दी कि हमें गुरुजी से संतान की ब्लेसिंग मांगनी चाहिए। हम रेगुलरली एम्पायर एस्टेट विजिट करने लग गए, लेकिन गुरुजी हमसे कभी बात ही नहीं करते थे। कभी किसी भी संगत से बात होती तो संगत यही कहते कि गुरुजी पे विश्वास रखो, सही समय आने पर वो आपसे बात भी करेंगे और ब्लेसिंग भी देंगे। खुद उनके पास जाकर मांग करना ठीक नहीं है। हमने संगत की बात मानी और बस विश्वास के साथ गुरुजी के पास जाते रहे। एक दिन गुरुजी ने संगत में बैठे हुए मेरी तरफ इशारा किया और मुझे बुलाया। मुझे विश्वास ही नहीं हो पाया कि गुरुजी ने मुझे बुलाया है। मैं इधर उधर देखने लगा तो बाकी संगत ने मुझसे कहा कि हाँ, आप ही को बुलाया है। जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो मेरे मुंह से बोल ही नहीं निकल पाई। गुरुजी ने खुद मुझसे पूछा, इत्थे क्यों आया है? तो मैं सिर्फ इतना बोल पाया कि गुरुजी, मेरी कोई संतान नहीं है। बस इतनी ही हिम्मत जुटा पाया। गुरुजी ने जवाब दिया, संतान होगी, भाग जाए यहाँ से। और मैंने मन में सोचा कि गुरुजी, मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। और इतने में गुरुजी कहते हैं, अच्छा तो हर 8वें दिन आया कर। मैं सुन के हैरान हो गया कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं सिर्फ 8वें दिन उनके दर्शन के लिए आ सकता हूँ। दरअसल उन दिनों में मेरी शिफ्ट कुछ इस तरह से चल रही थी कि मैं सिर्फ 8वें दिन ही उनके दर्शन के लिए आ पाता था। आगे पीछे मेरे टाइमिंग ऐसे थे कि मैं निकल ही नहीं पाता था। इस तरह हर 8वें दिन हम गुरुजी के यहाँ जाने लगे। बाकी संगत की जिनके ऊपर गुरुजी ऑलरेडी ब्लेसिंग्स की बौछार कर चुके थे, उनकी बातें सुनकर हमारी उम्मीद बनती रही कि कभी ना कभी गुरुजी हमें भी ब्लेस करेंगे, लेकिन कब, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। इसके अलावा हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते गए। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर होने लग गई। नवंबर 1998 में मेरी पत्नी की नौकरी स्थायी हो गई। आउट ऑफ 42 कैंडिडेट्स उसको चुना गया। हमारी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल ही रही थी। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि हमें IVF करवा लेनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही महंगा प्रोसीजर है। इसी दौरान मुझे मेरी कंपनी से एक ऑफ़र मिली कि मैं MBA कार्यक्रम के लिए एंट्रेंस ले सकता हूँ कंपनी के खर्चे पर। ये प्रोग्राम जून 2000 में शुरू होना था। मेरी आंटी बिल्कुल भी इसके हक में नहीं थी, क्योंकि अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता तो मुझे 1 साल के लिए बाहर जाना पड़ता, और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, क्योंकि ट्रीटमेंट चल रही थी। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी पर छोड़ देते हैं। जब गुरुजी के सामने मैंने ये बात रखी तो गुरुजी ने कहा, ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए तुम्हें। मेरी आंटी इस बात से खुश नहीं थी। मैंने MBA का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और फाइनल लिस्ट आने से पहले 2 ऐसे ही फेक रिज़ल्ट आए जिनमें मेरा नाम बिल्कुल नहीं था। मेरी आंटी उस बात से बहुत खुश हो गई। ऑन 2nd of June हमारी डॉक्टर ने हमसे कहा कि वो एक लास्ट टाइम शी वॉन्ट्स टू ट्राई अ प्रोसीजर कॉल्ड IUI। वो पहले भी ये प्रोसीजर कर चुकी थी, लेकिन इट वाज नॉट सक्सेसफुल, और उन्होंने कहा कि वन लास्ट टाइम शी वांट्स टू ट्राई इट। अगर फिर से नहीं हो पाता तो फिर हम IVF ही करवाएंगे। उस दिन मैंने ऑफिस में फ़ोन करके बता दिया कि मैं लेट आऊँगा, लेकिन करते करते बहुत देर होने लग गई और ऑफिस से फ़ोन आ रहे थे कि मैं कब आ रहा हूँ।
मैंने उनसे कह दिया कि शायद मैं ना ही आ पाऊँ क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। लेकिन ऑफिस वालों ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए आपको आना ज़रूर है, आप जितने बजे मर्जी आ जाना। फाइनली काफ़ी वक्त हॉस्पिटल में लग गया और जब हम फ्री हुए तो मैंने अपनी आंटी को घर भिजवाया और खुद ऑफिस चला गया। ऑफिस जाते ही मुझे खबर मिलती है कि MBA कोर्स के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई है। अगले दिन जब हम गुरुजी की ब्लेसिंग लेने गए तो मैंने उन्हें अपनी सिलेक्शन के बारे में बताया। उन्होंने कहा फिर ते कल्याण हो गया। अब इसका जो मतलब था ये हमें कुछ देर बाद में पता चलना था। बस कुछ ही दिनों में हमें पता चला कि वो जो एक लास्ट चांस डॉक्टर ने लिया था IUI करने का, वो सफल हो गया था और मेरी आंटी ने कंसीव कर लिया था। हम दोनों की आंखों में आंसू आए जा रहे थे और हम बार बार गुरुजी के स्वरूपों को माथा टेक रहे थे। उस शाम हम गुरुजी के पास गए। मैंने उनके पैर छुए और बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा मुझे सब पता है। ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं उन्हें बताने जा रहा था। उस जानी जान को हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत कहाँ होती है। उसके बाद मैं अपने MBA प्रोग्राम को अटेंड करने चला गया और मेरी आंटी ने अकेले ही अपनी प्रेगनेंसी का सफ़र तय किया। जनवरी में हमारा बेटा पैदा हुआ। जब वो 40 दिन का हुआ तो गुरुजी के दर्शन के लिए हम उसे गुरुजी के पास लेकर गए। जब हम आज्ञा ले रहे थे तो गुरुजी ने मेरी आंटी से पूछा, होर आंटी एक होर मुंडा चाहिदा? आंटी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अगली बार जब हम फिर गए दर्शन के लिए तो गुरुजी ने वही सवाल दोबारा दोहराया। मेरी आंटी फिर चुप रही और गाड़ी में जब हम वापस लौट रहे थे तो मुझसे बात करते हुए कहती हैं कि गुरुजी शायद ना मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आंटी का मानना था कि इतने छोटे बच्चे को संभालते हुए एक और तो बच्चा कैसे हो सकता है, मैं कैसे संभाल सकती हूँ। जून 2001 में मेरी MBA कंप्लीट हो गई और उसके इमीडिएटली बाद मुझे बंगाल की एक जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए समझ में आया कि इस वक्त मेरे लिए शिफ्ट होना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने अपनी कंपनी के सीनियर्स से रिक्वेस्ट की कि मेरी ये ट्रांसफ़र अभी के लिए रोक दी जाए, लेकिन कोई भी नहीं माना। एक के बाद एक मैं बहुत सारे लोगों से मिला और रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन कोई भी नहीं माना। एक बार जब गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो गुरुजी ने मेरी आंटी से फिर से वही सवाल पूछा जो वो अक्सर पूछा करते थे, एक होर मुंडा चाहिदा है? तो मेरी पत्नी ने एकदम से कहा कि गुरुजी अगर इनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी तो बेटा कैसे हो सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गंभीर समस्या है, चलो इसका तबादला ही रोकना पड़ेगा। Within 2 days I got a call from one of my seniors और उन्होंने कहा कि तुम जाना नहीं चाहते थे तो तुम ऐसे करो, तुम एक लिखित में अर्जी दे दो और मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। और उसी के साथ मेरा ये ट्रांसफ़र रुक गया। हमारी हर विज़िट पे गुरुजी का वही सवाल मेरी आंटी की तरफ आता रहा और एक बार अप्रैल 2002 में मेरी आंटी ने कहा, फाइनली उन्होंने जवाब दिया और कहा गुरुजी जैसे आपकी मर्ज़ी। और अगले ही दिन टेस्ट करवाने के बाद पता चला दैट शी इज़ एक्सपेक्टिंग। अब की बार मेरी पत्नी के दिमाग में बात आने लगी कि एक बेटा तो हो चुका है तो गुरुजी से कहती हूँ कि अब की बार बेटी दे दो। हमारी नेक्स्ट विज़िट पर जैसे ही मेरी आंटी ने गुरुजी के पैर छुए तो गुरुजी ने कहा पहली बार बेटा और अगली बार भी बेटा। मेरी आंटी को उनके सवाल का जवाब मिल चुका था और दिसंबर 2002 में हमारा दूसरे बेटे का जन्म हुआ। कुछ महीनों के बाद गुरुजी ने मेरी आंटी से पूछा कि क्या आप PhD करना चाहते हो? मेरी आंटी ने जवाब दिया गुरुजी 2 बच्चों के साथ तो इतनी पढ़ाई करना पॉसिबल ही नहीं है। गुरुजी ने फिर कुछ देर के बाद उनको वही सलाह दी PhD करने की। उनकी इस बात के पीछे
क्या राज था ये हमें काफ़ी देर के बाद समझ आया। मेरा ट्रांसफ़र मुंबई हो गया और मुंबई में 1 साल मैंने अकेले ही रह के गुजारा और गुरुजी के पास आना जाना भी बहुत कम हो गया था। तो एक बार हम जब गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी ने मुझसे कहा, या तो अपने परिवार को साथ ले जाओ या फिर मैं तुम्हें एक और बेटा दे दूंगा। आंटी का सिर्फ एक ही तरीका था जिससे कि वो मेरे साथ चल सकती थीं, पीएचडी के लिए छुट्टी लेना। उन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया और बहुत ही जल्द उनको मंजूरी मिल गई पीएचडी के लिए। इस तरह से मेरा परिवार मेरे साथ जा सका। इस सब के बाद मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। मेरे पिताजी के एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं जो कि एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। जब हमारे संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने हमें बताया था, या रादर मेरे पिताजी को बताया था कि मेरी पहली संतान 41 ईयर्स की उम्र में ही होगी। उन्होंने ये भी बताया था कि पहले 2 बेटियां होंगी, उसके बाद ही एक बेटा होगा। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने तो ये भविष्यवाणी की थी, तो ये अब गुरुजी की ब्लेसिंग से ये हो गया, मेरा बेटा हुआ जब मैं 37 ईयर्स का था और दूसरा बेटा हो गया जब मैं 39 ईयर्स का था। तो उन्होंने जानते हैं क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी तो सिर्फ ये बता सकती है कि भगवान ने आपका भाग्य कैसे लिखा है। उस भाग्य को बदलने वाले तो भगवान खुद ही हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी हिमसेल्फ इज़ द डिवाइन पावर, जो कि भाग्य का लिखा हुआ भी बदल सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना।